कल तक जो कानून आपको और हमें आईपीसी या इंडियन पीनल कोड के नाम से पता था, वह अब भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 या संक्षेप में लिखा जाए तो BNS2 कहलाएगा। 25 दिसंबर 2023 के दिन इस नए कानून को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के सेक्शन 1 में लिखा है, इसके 2 सब सेक्शन है। पहले सब सेक्शन में लिखा है, इस कानून का नाम भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 होगा। दूसरे सब सेक्शन में लिखा है, जिस दिन यह केंद्र सरकार द्वारा ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उसी दिन से इसे प्रभावी मान लिया जाएगा तथा इसके विभिन्न प्रावधानों के लागू होने के लिए अलग अलग तिथियों को निर्धारित किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है सरकार के द्वारा कि इसका एक प्रावधान अभी लागू कर दिया जाए और दूसरा प्रावधान अब से 2 महीने के बाद लागू किया जाए। इस कानून पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं। देश का कानून बनने के सब गुण इसमें आ चुके हैं। इंतजार इसके लागू होने का है। जिस दिन भी केंद्र सरकार भारत के ऑफिशियल गैजेट में इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो यह कानून लागू हो जाएगा। हो सकता है कि यह 22 जनवरी को ही हो जाए या फिर 26 जनवरी को हो जाए गणतंत्र दिवस पर। ऐसा भी हो सकता है कि इसे बसंत पंचमी को किया जा सकता हो और होलिका पर्व पर भी हो सकता है। नए विक्रमी संवत की शुरुआत में चैत्र मास में भी किया जा सकता है। दिन का चयन अब केंद्र सरकार को करना है। क्या आपको पता है कि इन नए कानून BNS2 के विषय में किस तारीख को क्या हुआ था? यह एडवोकेट्स के लिए, प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए या लॉ ऑफिसर्स के लिए बहुत काम की बात हो सकती है। आप इस सब को जान लीजिए। माननीय गृह मंत्री ने इस भारतीय न्याय संहिता को 11 अगस्त 2023 के दिन लोकसभा के पटल पर रखा था तथा 12 दिसंबर 2023 को इसे वापस ले लिया था। इस दौरान इसके मूल पाठ में जो संशोधन वगैरह किए जाने थे, वे संशोधन किए जा चुके थे। नए सुझावों को आमंत्रित करके उन्हें समाहित किया जा चुका था। इसके बाद 12 दिसंबर को जब न्याय संहिता को वापस लिया गया तो 12 दिसंबर को ही भारतीय न्याय द्वितीय संहिता को लोकसभा के पटल पर रखा गया। साथ ही साथ यह लोकसभा द्वारा पारित भी किया गया। फिर 20 दिसंबर 2023 को इसे राज्यसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। अंततोगत्वा 25 दिसंबर 2023 के दिन इस बिल के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी करवा दिए गए हैं। क्या आपको पता है कि इस नई भारतीय न्यायिक संहिता में भारतीय कानूनी जगत में क्या योगदान दिया है? इस बात को समझने के लिए हम इस संहिता के अलग अलग भागों को देखेंगे कि उन्होंने कानून में क्या जोड़ा है और क्या ऐसा था जो पहले लिखा हुआ था लेकिन इसके दौरान उसे हटाकर बाहर कर दिया गया है। इस संहिता के द्वारा 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है और आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों के लिए सजा को बढ़ा दिया गया है और 83 अपराधों में आईपीसी के तहत जो फाइन लगाया जाता था उसकी राशि को अब BNS2 में बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, आईपीसी के तहत 23 अपराध ऐसे थे जिनमें कम से कम सजा की अवधि दी गई थी। होता है ना कि इस अपराध के लिए दी जाने वाली सजा की अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के 23 अपराधों में आईपीसी द्वारा जिस न्यूनतम सजा अवधियों का प्रावधान था उसको BNS2 के तहत बढ़ा दिया गया है। इस BNS2 में एक नए प्रकार की सजा सामुदायिक सेवा नाम से लागू की गई है और यह सजा ऐसी होगी जिसमें समुदाय या समाज के प्रति काम किया जा सकेगा, जैसे किसी अस्पताल में जाकर रोगियों की शुश्रूषा करना। महिला संबंधी अपराधों के विषय में सरकार महिला संगठनों से डरी और सहमी हुई दिखाई दी है। रेप, वोयरिज्म, स्टॉकिंग और इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन के नाम पर आईपीसी वाले प्रावधानों को लागू रखा गया है, लेकिन गैंगरेप के मामलों में बालिग होने की उम्र अब 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। गैंगरेप की सजा के लिए यह देखा जाएगा कि विक्टिम 12 साल से कम है या 12 से 16 साल के मध्य है या 18 साल से कम है। इससे पोक्सो एक्ट के साथ कुछ कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम सभी बालकों को नाबालिग कहा गया है, माइनर कहा गया है, चाइल्ड कहा गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं।
बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। पुरुषों के लिए सेक्शन 69 BNS 2 का एक नया कानून बनवाया गया है। बनवाने वालों का दावा है कि विवाह के वचन के नाम पर शारीरिक संबंध बनाए जाने के जो केसेस रेप में बुक किए जा रहे थे, BNS 2 में उनसे पुरुषों को निजात दिलवा दी गई है। अब उसके ऊपर रेप का आरोप न लगाया जाकर एक नया आरोप लगाया जाएगा, कपटपूर्ण तरीकों से शारीरिक संबंध बनाना। यह BNS 2 के होने वाले सेक्शन 69 के तहत लगाया जाएगा। इस प्रावधान में वे सभी शारीरिक संबंध आएंगे जिनके लिए नौकरी या नौकरी में प्रमोशन देने के नाम पर या विवाह करने के नाम पर, विवाह करने के वादे के नाम पर शारीरिक संबंध बनाए गए हों। सरकार का और सरकारी बुद्धिजीवियों का यह दावा है कि पुरुषों के ऊपर झूठे रेप के आरोप लगने बंद हो जाएंगे। इससे पुरुष झूठे रेप आरोपों से बच जाएंगे, अदालतों का बोझ कम होगा तथा पुरुषों के धन, समय और संसाधनों की जो बर्बादी होती है उस पर लगाम लगेगी। दूसरी ओर महिलाओं पर नियंत्रण प्रभावी होगा कि वे अपनी पुरानी मित्रता वाले संबंधों में, रिलेशनशिप वाले रहन सहन के दौरान झूठे रेप आरोप न लगाएं। देश के स्तर पर इससे यह अच्छा होगा कि रेप के आंकड़ों में कमी आएगी। रेप राष्ट्र के रूप में भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि इन लोगों ने बना दी है और वह कई सालों से बन रही है। उस रेप राष्ट्र वाली छवि में कुछ सुधार दिखाई देगा क्योंकि उससे झूठे रेप के आंकड़े बंद हो जाएंगे। ये तो इन लोगों का ख्याल है, हमारा ख्याल कुछ दूसरा है। आईपीसी युग में विवाह के वादे के नाम पर बने संबंधों में पुरुषों के पास यह डिफेंस होती थी कि इन शादी के वादे वाले संबंधों में रेप की शाब्दिक परिभाषा पूरी नहीं होती, इसलिए पुरुषों के पास एक वैलिड कानूनी डिफेंस होती थी। अब क्या होगा? अब जो यह कपटपूर्ण तरीकों से शारीरिक संबंध बनाने का रेप से अलग अपराध बना दिया गया है, तो आरोपी जिन कानूनी सुरंगों का इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर लिया करते थे, अब वह सेक्शन जो ये नया बना है 69 सेक्शन, वह उनका रास्ता रोक देगा। अब चार्जशीट कहेगी कि इस आरोपी ने रेप नहीं किया है बल्कि कपटपूर्ण तरीकों से शारीरिक संबंध बनाए हैं। तो होगा क्या कि अब आरोपी के लिए बचना कुछ कठिन हो जाएगा। भारत देश में कानून तो पहले से ही ढेर सारे हैं। इन कानूनों के आने से कोई सामाजिक या कानूनी क्रांति आएगी, ऐसा तो राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले लोग ही कह पाएंगे। कानूनी लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगता है। भारत के पुरुषों का एक बड़ा वर्ग इन बेजा कानूनों का शिकार रहा है। कानूनों का नियम यह होता है कि जितनी भारी सजाएं किसी कानून के द्वारा लगाई जाती हैं, उस कानून को लागू करने में उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती भी जाती हैं। जिस कानून के द्वारा आप पुरुष के पूरे जीवन को उजाड़ सकते हो, उसे प्रभावी करते समय ना तो एविडेंस देखा जाता है, ना उस आरोप की संभावना देखी जाती है और ना ही उससे होने वाला विनाश देखा जाता है। BNS 2 के द्वारा महिला मामलों में जितनी गंभीर सजाओं और भीषण प्रक्रियाओं का प्रावधान है, उसके लिए एक बहुत सजग तंत्र एवं एविडेंस आधारित इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यह तत्काल देखा और परीक्षण किया जाना चाहिए कि कहीं आरोप किसी दूसरे कारण से तो नहीं लगा दिया गया है। इसके पीछे बदला, आर्थिक या दूसरे कोई लाभ, दुर्भिसंधि, कोई अन्य चालाकी तो नहीं है। रंजिशन तो यह आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। कोई कानूनी प्रावधान इस संबंध में नहीं बनाया है। यहाँ की पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वही मध्यकालीन तौर तरीकों से चलता है और उसके चलते केवल एक आरोप मात्र से किसी भी पुरुष का तन, मन, धन सब बेच दिया जाता है। महिलाओं को आरोप लगाकर चुपचाप कानून के पर्दे के पीछे छुपने की सुविधा दे दी गई है, जबकि जब तक वह आरोप कोर्ट में जाएगा, साबित होगा या नहीं होगा, उससे पहले ही वह पुरुष बर्बादी की भट्टी में झोंक दिया गया होगा। ऐसा विधान किया जाना चाहिए था कि जब तक वह दोषी साबित ना हो तो पुरुष को भी गोपनीयता का सहारा मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं दिया गया है।
ताज्जुब तो तब होता है जब इस विध्वंसकारी कर्म के करने वाले लोग अपने आप को उच्च शिक्षित वर्ग के लोग कहते हैं और न्याय की कुर्सियों पर बैठने के लिए अपने विशेषाधिकार की दुहाई देते हैं। बताते हैं कि केवल वे ही अच्छा न्याय कर पाएंगे। और विडंबना देखिए कि सबसे ऊंची न्याय की कुर्सियों पर बैठे लोग ही ऐसे आरोपों से बच पाते हैं। आम आदमी के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। BNS 2 के तहत रेप की परिभाषा और सजा वही पुराने IPC के प्रावधानों को उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। यहां भी कईयों को उम्मीद थी कि संभवतः ऐसा आरोप लगाए जाने के बाद शिकायतकर्ता महिला से कुछ तो एविडेंस मांगा जाएगा कि उसके साथ कुछ गैरकानूनी घटना हुई है, दिखाइए जरा हमें क्या है आपके पास। पुलिस के लिए कोई निर्देश तो बनाए जाएंगे कि गिरफ्तारी से पहले कौन कौन सी सावधानियां जरूरी होनी चाहिए, कौन कौन एविडेंस होने चाहिए, परंतु सब उम्मीदें बेकार हो गई हैं। कुछ भी किसी को नहीं दिया गया है, सब कुछ शून्य रखा गया है। आज भी एक दारोगा जब चाहे किसी नागरिक की आने वाली नस्लों को खराब करने की ताकत रखता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आरोप लगाने वालों और आरोप से बचाने वालों के बीच यह कानूनी जद्दोजहद पुरानी है। वे अपने तीर बदलेंगे तो हम नए कवच और कुंडल बना लेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। वे नया कानून लाए हैं आपके खिलाफ ताकि सजा दे सकें। हम नया उपाय लाएंगे ताकि आपको सजा से बचा सकें। यह उनके और हमारे बीच का निरंतर चलने वाला संघर्ष है। हम तब भी जीतते थे और वो हारते थे। इस नए निजाम में BNS 2 में हम फिर जीतेंगे और वो अब फिर हारेंगे। आप कतई फिक्र ना करें। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।